कभी सोचा है कि नेल पॉलिश रिमूवर जिसमें एसीटोन होता है, जैसे ही कॉटन पर डालते हैं वो इतनी जल्दी ठंडा क्यों महसूस होता है? और पलक झपकते ही उड़ क्यों जाता है? एग्जैक्टली और उसकी वो एक खास तेज महक क्यों होती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में छिपा है। ओके, तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री की यूनिट 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं। और आज हम खास तौर पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। और ये समझना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कागज पर बने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स असल दुनिया में कैसे बर्ताव करते हैं। मतलब एक छोटा सा सीओ बॉन्ड ये कैसे तय करता है कि कोई चीज उड़ेगी, घुलेगी या उसकी महक कैसी होगी? राइट, तो ये सीधे सीधे मॉलिक्यूलर डिजाइन को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बेसिक लेवल पर शुरू करते हैं। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट या पानी में घुलना आखिर किस चीज पर निर्भर करती हैं? अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझना हो तो सब कुछ उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एक खास चीज पर टिका है, कार्बोनिल ग्रुप यानी C+O। C+O बॉन्ड। हाँ, इस बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा पोलर हो जाता है, मतलब उस पर एक छोटा सा पॉजिटिव और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ओके। आप इन्हें छोटे छोटे बहुत ही कमजोर मैग्नेट की तरह सोच सकते हैं। मैग्नेट, ये दिलचस्प है। मतलब हर एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल एक नन्हा सा मैग्नेट है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपके पास लाखों छोटे छोटे बार मैग्नेट हैं। हर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है ना? हाँ, वैसे ही हर एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाला सिरा थोड़ा नेगेटिव होता है और कार्बन वाला सिरा थोड़ा पॉजिटिव। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो एक का नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव सिरे को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते कहाँ से हैं? देखिए, C=O बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लालची होता है। जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एग्जैक्टली तो वो बॉन्ड में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच कर रखता है। इससे ऑक्सीजन पर एक परमानेंट हल्का नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर परमानेंट हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके। इसी को हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, पर पानी जैसे सॉल्वेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं। तो यही मैग्नेटिक खिंचाव, जिसे केमिस्ट्री में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तय करता है। एकदम सही। यही इंटरैक्शंस तय करते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करके उबालने में कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। और उनकी सॉल्युबिलिटी भी। हाँ, और यही तय करते हैं कि वे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल पाएंगे, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो अगर किसी को एग्जाम के लिए एक सटीक परिभाषा चाहिए हो तो वो क्या होगी? एग्जाम के लिहाज से आप कह सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज C=O ग्रुप की पोलैरिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, खासकर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से निर्धारित होती हैं। ओके। इसके कारण समान मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और पानी में सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होती है। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स तीनों में ऑक्सीजन होता है, तो शायद उनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती होंगी। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अल्कोहल्स में एक OH ग्रुप होता है। राइट। इसमें ऑक्सीजन से सीधे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो उन्हें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनाने की ताकत देता है। इसे आप सुपर ग्लू की तरह समझ सकते हैं। सुपर ग्लू, अच्छा। हाँ, जबकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये ताकत नहीं होती। उनके पास सिर्फ कमजोर मैग्नेटिक आकर्षण होता है। इसीलिए वे अल्कोहल्स के मुकाबले पानी में कम घुलते हैं। तो चलिए इस मैग्नेट वाली एनालॉजी को थोड़ा और सीमित समझते हैं। ये कैसे काम करती है? बहुत आसान है। 3 तरह के कंपाउंड्स की कल्पना कीजिए, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स। ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जैसे लकड़ी के छोटे छोटे गुटके। उनमें कोई मैग्नेटिक पावर नहीं। वे एक दूसरे से बहुत ही कमजोर लंदन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। तो उन्हें अलग करना बहुत आसान है। बिल्कुल, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स छोटे छोटे बार मैग्नेट की तरह हैं। वे एक दूसरे से चिपकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं।
ओके, ये आकर्षण लकड़ी के गुटकों से तो ज्यादा है। हाँ, पर सुपर ग्लू जितना नहीं। और अल्कोहल्स, वे ऐसे मैग्नेट हैं जिन पर सुपर ग्लू लगा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वे एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। तो उन्हें अलग करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। परफेक्ट, आपने एकदम सही समझा। ये एनालॉजी तो बहुत काम की है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। केमिस्ट्स को इन सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये कौन सी समस्या का समाधान करता है? ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल सवालों के जवाब देता है। पहले केमिस्ट देखते थे कि एसीटोन जैसी चीजें इतनी जल्दी क्यों उड़ जाती हैं, जबकि लगभग उतने ही वजन वाला अल्कोहल नहीं उड़ता। अच्छा। या फॉर्मल्डिहाइड पानी में आसानी से क्यों घुल जाता है। इन चीजों को समझाने के लिए कोई थ्योरी नहीं थी। फिर बाद में जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और CO पोलैरिटी को समझा गया, तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इस सिद्धांत ने इन सभी पहेलियों को सुलझा दिया। ठीक है, अब मैं इसे दिमाग में विजुअलाइज करना चाहती हूँ। चलिए एक मेंटल मूवी बनाते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक बीकर में एसीटोन रखा है, अंदर क्या हो रहा होगा? बढ़िया, तो अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आप उस बीकर के अंदर हैं और आपको लाखों एसीटोन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो तेजी से इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हाँ, अब ध्यान से एक मॉलिक्यूल को देखिए। उसके ऑक्सीजन वाले सिरे पर एक हल्का नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए वो लाल रंग का है, और कार्बन वाले सिरे पर हल्का पॉजिटिव चार्ज, नीले रंग का। लाल और नीला, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल का लाल सिरा दूसरे के नीले सिरे के पास आता है, तो वे एक पल के लिए एक दूसरे को खींचते हैं, थोड़ा चिपकते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। यही है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, मैं देख सकती हूँ। अब अगर मैं इस बीकर को नीचे से गर्म करना शुरू कर दूं तो? कि जैसे ही आप गर्मी देंगे, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, वे और भी तेजी से वाइब्रेट करने और घूमने लगेंगे। और ज्यादा तेजी से। हाँ। ये अतिरिक्त एनर्जी उनके बीच के कमजोर मैग्नेटिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफी है। एक एक करके मॉलिक्यूल्स इस खिंचाव से आजाद होकर बीकर की सतह से निकलकर हवा में उड़ने लगेंगे, यानी गैस बन जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट मॉडरेट होता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और अगर मैं इस एसीटोन में पानी डाल दूं तो? अब पिक्चर बदल जाएगी। पानी के मॉलिक्यूल्स H2O, वो सुपर ग्लू वाले मैग्नेट हैं। वे आपस में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। राइट। जब आप एसीटोन डालते हैं तो कुछ एसीटोन मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बना लेते हैं, पर पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस का सुपर ग्लू वाला बॉन्ड इतना मजबूत है कि वे एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए एसीटोन पानी में थोड़ा बहुत घुलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। एग्जैक्टली, उसकी सॉल्युबिलिटी सीमित है। ये तो कमाल का एक्सप्लेनेशन है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो नेल पॉलिश रिमूवर ही है, जिससे हमने बात शुरू की थी। बिल्कुल, नेल पॉलिश रिमूवर में यही दोनों गुण एक साथ काम करते हैं। पहला है पोलैरिटी। ओके। नेल पॉलिश खुद एक पोलर पॉलीमर है। एसीटोन का पोलर COO ग्रुप उस नेल पॉलिश के पोलर हिस्सों को अपनी तरफ खींचकर उसे घोल देता है। और दूसरा गुण है वॉलेटिलिटी। करेक्ट, क्योंकि एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण कमजोर है, वे बहुत तेजी से उड़ जाते हैं। जब आप इसे नाखून पर लगाती हैं तो ये नेल पॉलिश को घोलता है और फिर तुरंत उड़ जाता है। और नाखून सूखा रह जाता है, और वो जो ठंडा महसूस होता है वो इसलिए क्योंकि उड़ने के लिए जो गर्मी चाहिए वो आपकी त्वचा से खींचता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। कोई सोच सकता है कि एसीटोन और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आसपास होना चाहिए। हाँ, ये क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास है 46 और एसीटोन का 58। तो एसीटोन भारी है, तो शायद उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। एक्चुअली ठीक इसका उल्टा होता है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एसीटोन का सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस। रुको, क्या भारी होने के बावजूद एसीटोन पहले उबल जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ाई वजन की नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच के रिश्ते की है। रिश्ते की? हाँ, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी सुपर ग्लू से जुड़े हैं। उन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। एसीटोन के मॉलिक्यूल्स सिर्फ कमजोर मैग्नेटिक फोर्सेस जुड़े हैं, तो उन्हें थोड़ी सी गर्मी मिलते ही वे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सबक ये है कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ताकत तय करता है, और वही फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट तय करते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास नहीं। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो चलिए एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी बातें साफ कर लेते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। पहला,
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट समान मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके C डबल बॉन्ड O डाइपोल की वजह से उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के कमजोर लंदन फोर्सेस से ज्यादा मजबूत है। दूसरा पॉइंट जो शायद सबसे जरूरी है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट समान मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल से कम होता है। ये सबसे जरूरी अंतर है क्योंकि वे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। तीसरा पानी में घुलने के बारे में। छोटे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है, सॉल्युबिलिटी तेजी से घटती है। चौथा, इन सब की जड़ क्या है? COO ग्रुप की पोलैरिटी ही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला मेन स्विच है। पांचवा, अगर हम एक ही तरह के कीटोन्स की सीरीज देखें, जैसे एसीटोन, ब्यूटेनॉन, तो क्या होगा? एक ही होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से लंदन फोर्सेस भी मजबूत होते जाते हैं। और आखिरी छठा पॉइंट, ज्यादातर छोटे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कमरे के तापमान पर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और इसी वजह से वे बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स भी बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पूरा खेल उनके COO ग्रुप की पोलैरिटी और उससे पैदा होने वाले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस पर टिका है। इसे समझने के लिए हमने बार मैग्नेट्स की एनालॉजी का इस्तेमाल किया। ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मैग्नेट की तरह हैं जो एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन ये खिंचाव अल्कोहल्स के सुपर ग्लू वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितना मजबूत नहीं है। इसका एक बेहतरीन असल दुनिया का उदाहरण है नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन। उसकी घोलने की शक्ति COO की पोलैरिटी से आती है और उसका जल्दी उड़ जाना और ठंडा लगना इन्हीं कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण होता है। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा याद रखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है लेकिन अल्कोहल से कम। ये बीच की जगह ही इनकी खासियत है। कारण डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस है पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं। तो अगली बार जब कोई नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करे तो अब उन्हें ठीक ठीक पता होगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या जादू हो रहा है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर ये COO बॉन्ड इतना पोलर है तो क्या ये चीज इसकी केमिकल रिएक्शंस को भी किसी खास तरीके से प्रभावित करती होगी? ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है। ये पोलैरिटी उन्हें मान लीजिए एल्कीन्स के C डबल बॉन्ड C से अलग कैसे रिएक्ट करने पर मजबूर करती है? बिल्कुल, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड नॉन पोलर है जबकि COO बॉन्ड बहुत पोलर। ये उनकी केमिकल पर्सनैलिटी को कैसे बदलता है, हम अपने लिसनर को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं।